हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस को और आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं। दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है। तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। और चौथा विकल्प है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। अब प्रश्न में मुक्तोत्तर यानी कि खुले अंत वाला प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न क्या होते हैं? जिनके एक से अधिक उत्तर हों, एक से अधिक विचारों में जिन्हें प्रस्तुत किया जा सके, ऐसे प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न कहलाते हैं। बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है? जिसका बंधा बंधाया एक उत्तर होता है, वह बंद अंत वाला प्रश्न होता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। तो यदि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो ये जो प्रश्न है मुक्तोत्तर प्रश्न होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि ये जो प्रश्न है काल्पनिक सोच को भी बढ़ावा देगा। बच्चे सोचेंगे कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। तो ये मुक्तोत्तर प्रश्न की श्रेणी में आएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। पहला है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। तीसरा है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। आपको पता होगा विज्ञान की एक पुस्तक चलती है और उसी में तीनों विषय समाहित किए जाते हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो बी तो सही हो गया। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, ये भी आपको पता है। तो बी और सी इसमें सही हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, ये गलत है क्योंकि इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। बी और सी इनमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल का पानी क्वथन तापमान माप रहे हैं, यानी क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। पहला है थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए। तीसरा है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। और चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्य उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना ये आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है, यानी इस कार्य के द्वारा उन्हें यानी बच्चों को नहीं आंका जा सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए
एक मान्य यानी वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक। तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। और चौथा है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, नहीं किया जा सकता, यानी किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परखनलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 यानी 3/4 को जल से भर देते हैं। परखनलियों को ABC के रूप में अंकित करते हैं। वे परखनली A में घोंघा डाल देते हैं, परखनली B में जल पादप और C में वे घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही हैं? तो शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि कर रही हैं। वे 3 परखनलियां लेती हैं और प्रत्येक में क्या करती हैं, विद्यार्थियों से कहती हैं, तो विद्यार्थी उन्हें 3/4 जल से भर देते हैं और A में वे घोंघा डाल देते हैं, B में पादप और C में घोंघा और पादप दोनों। तो शिक्षिका विद्यार्थियों से पूछती हैं कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। तो इसमें किस प्रक्रिया कौशल पर बल दिया जा रहा है? पहला विकल्प है पूर्वानुमान, दूसरा है अनुमान लगाने, तीसरा है मापन और चौथा है प्रश्न उठाने। तो इसमें पूर्वानुमान कौशल पर बल दिया जा रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। पूर्वानुमान जो है विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्राकृतिक जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है और यह विद्यार्थियों को उनके आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने और अधिक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने में भी मदद करता है। तो इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। तीसरा है, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संदर्भ में जो सही नहीं है वह बताना है। तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संदर्भ में कि ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण संवर्धन है। इनमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है और इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा तो सही है, लेकिन दूसरा इसमें सही नहीं है और गलत ही पूछा गया है, इसीलिए दूसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यता परिलक्षित नहीं होते हैं? पहला है, सामग्री अद्यतन है। दूसरा, अवधारणाएं यथार्थता निरूपित हैं। तीसरा, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। सही विकल्प का चयन करना है।
तो विज्ञान की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में कौन सा सामान्यता परिलक्षित नहीं होता? तो सामग्री अद्यतन है, ये तो इसमें सही है। अवधारणाएं यथार्थता निरूपित हैं, ये भी सही है। लेकिन कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, ये गलत है। तुच्छ क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि विद्यार्थियों को ना ही समूहीकृत किया जा सकता है कि ये कम होशियार है, ये ज्यादा होशियार है। तो अवधारणाओं को तुच्छ क्यों बनाया जाएगा? तो ये गलत है, तो इसीलिए नहीं है पूछा गया है। तो केवल सी इसमें होगा, विकल्प में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए केवल सी। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? पहला है, यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है, यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। और चौथा है, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो यह पूछा गया है कि किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? तो यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? पहला है, विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। और चौथा है, विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और गोली दर्पणों में प्रतिबिंब की रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करना है। तो जो गतिविधि सबसे उपयुक्त है वह है कि विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाए। तो विद्यार्थी सही तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि जब बच्चे खुद से अवलोकन करेंगे तो अच्छे ढंग से समझेंगे, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन को परिलक्षित नहीं होता? इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष यानी अनुशासन के अनुकूल है। पहला विकल्प है, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा है, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के लिए अनुकूल और अनुशासन के अनुकूल है। तो ये पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा कि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, जैसे कि प्रश्न पूछना, साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य का मूल्यांकन करना। तो इसीलिए इसमें तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न को ध्यान से समझिए, प्रश्न में कहा गया है
कि कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है। इसीलिए इसमें तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है यह लेना आसान है, दूसरा है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, तीसरा है यह निदानात्मक है और चौथा है यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निदानात्मक है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है निदानात्मक होता है क्योंकि यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि शिक्षार्थियों को क्या पता है, कहाँ वे पीछे हैं। इसलिए विज्ञान में रचनात्मक आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निदानात्मक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, तीसरा है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए और चौथा है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विज्ञान मेले और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास हो सके। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, दूसरा है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना और चौथा है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं तो वह है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। चौथा विकल्प इसमें सही होगा ताकि बच्चे समझ सके आसानी से, और यदि शिक्षार्थी खुद गतिविधि करेंगे तो उनका जो ज्ञान है वह स्थायी होगा। इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला विकल्प है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, दूसरा है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने में सक्षम हो, तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए और चौथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है और इसका अर्थ है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। पहला विकल्प इसमें सही है। तो NCF 2005 क्या कहता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है वह शिक्षार्थी के लिए सत्य हो, जीवन के लिए सत्य हो, सीखने वाले के वातावरण के लिए सही हो और विज्ञान के लिए सत्य हो। तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, मैंने प्रैक्टिस जो करवाई है उसमें भी मैंने ये प्रश्न लिया है और कई बार घुमा फिरा के पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? पहला है खुला मस्तिष्क, दूसरा है अधिक सीखने की उत्सुकता, तीसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता और चौथा है कठिन कार्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, वह है कठिन कार्य। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में 15 प्रश्न थे और लगभग मैं हर बार 15 ही प्रश्न लेती हूँ, कभी कभी 14 प्रश्न ले लेती हूँ। तो किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।